डरते हुए राहुल ने किताब का एक और पन्ना पलटा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जैसे ही पन्ना खुला, उसने देखा कि किताब के अंदर बने चित्र हिल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो स्याही से बने चित्र नहीं, बल्कि किसी दूसरी दुनिया की जिंदा झलकियां हों। कुछ आकृतियां धीरे धीरे रेंग रही थीं। कुछ प्रतीक ऐसे धड़क रहे थे जैसे उनमें जान हो। राहुल का गला सूख गया। उसने जल्दी जल्दी और पन्ने पलटे। कई पन्ने हल्के गीले थे, जैसे ये किताब कभी पानी में डूबी हो। उन पन्नों से एक अजीब सी सीलन और काई जैसी गंध आ रही थी। राहुल कांपते हाथों से किताब पकड़े देख ही रहा था कि तभी दरवाजा खुला। उसके दोस्त कमरे में वापस आ गए थे। सबसे पहले मिथिलेश की नजर राहुल पर पड़ी। राहुल, क्या देख रहा है तू? राहुल पूरी तरह चौंक गया। उसने तुरंत किताब बंद की और उसे अपनी पीठ के पीछे छुपाने की कोशिश की, लेकिन देर हो चुकी थी। सबने देख लिया था कि वह कुछ छुपा रहा है। राहुल के माथे पर पसीना चमकने लगा। दीपक आगे बढ़ा और बोला, क्या छुपा रहा है? दिखा जरा। इससे पहले कि राहुल रोक पाता, दीपक ने उसके हाथ से किताब खींच ली। राहुल के दिल की धड़कन जैसे रुक गई। उसे डर था, अब सबको उस किताब का असली राज पता चल जाएगा। लेकिन दीपक ने किताब खोली और हैरानी से बोला, अरे राहुल, इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं है। ये तो एकदम खाली है और कितनी पुरानी भी है। तू इसमें क्या देख रहा था? राहुल सन्न रह गया। उसने झट से किताब वापस ले ली। ये मेरे दादाजी की पुरानी किताब है, उसने झूठ बोलते हुए कहा। उन्होंने मुझे दी थी, मैं इसे बस संभाल कर रखता हूं। दोस्तों ने दोबारा पन्ने पलट कर देखे। उन्हें सच में किताब पूरी खाली दिख रही थी। कोई चित्र नहीं, कोई शब्द नहीं, लेकिन राहुल की आंखों के सामने उसी वक्त किताब के पन्नों पर सोबेक के प्रतीक और रेंगती आकृतियां अब भी साफ दिखाई दे रही थी। अब उसे यकीन हो गया, यह किताब सिर्फ उसी को अपना असली रूप दिखा रही है। राजू ने माहौल हल्का करते हुए कहा, चलो यार, बाहर घूमने चलते हैं। सब तैयार थे, पर राहुल ने फिर बहाना बना दिया। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, रात को नींद भी नहीं आई। तुम लोग जाओ, मैं यहीं आराम करूंगा। दीपक ने कहा, ठीक है, आराम कर, जरूरत हो तो फोन करना। कुछ ही देर में तीनों दोस्त कमरे से निकल गए। दरवाजा बंद हुआ। कमरे में फिर वही सन्नाटा छा गया। राहुल धीरे धीरे मुड़ा और उसकी नजर फिर से उस किताब पर गई। किताब उसके हाथों में हल्की हल्की धड़क रही थी, जैसे वो खुश हो कि अब राहुल अकेला है। राहुल अब भी हैरान था। उसके दोस्तों को उस किताब में कुछ भी दिखाई नहीं दिया, ना चित्र, ना प्रतीक, ना वो हिलती हुई आकृतियां। क्या ये सब सिर्फ उसे ही दिख रहा था? डर और उलझन के बीच उसने किताब को फिर से कपड़े में लपेटा और सावधानी से अलमारी में रख दिया। फिर वह बिस्तर पर बैठा और अपने फोन पर इंटरनेट खोलकर उस किताब के बारे में खोजने लगा। शुरू में कुछ भी खास नहीं मिला, लेकिन काफी देर तक अलग अलग कीवर्ड डालकर खोजने के बाद एक पुरानी वेबसाइट खुली। उस पर एक धुंधली सी तस्वीर थी। राहुल का दिल जैसे रुक गया। तस्वीर में जो किताब थी वो बिल्कुल उसी किताब जैसी दिख रही थी जो अब भी उसकी अलमारी में रखी थी। तस्वीर के नीचे लिखा था, द बुक ऑफ सोबेक। राहुल की उंगलियां कांपने लगी जब उसने आगे पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, यह एक प्राचीन मिस्री ग्रंथ है जिसमें मगरमच्छ देवता सोबेक के बारे में वर्णन है। इस किताब में सोबेक का आवाहन करने की विधियां दर्ज हैं। चेतावनी, यह किताब हर किसी के पास सुरक्षित नहीं रह सकती। इसे संभाल पाना बहुत कठिन है। इस ग्रंथ में कई प्राचीन और अत्यंत खतरनाक शक्तियां बंधी हुई हैं। राहुल की सांसें तेज हो गईं। उसने आगे पढ़ा। कई साल पहले यह किताब एक संग्रहालय से चोरी हो गई थी। उस रात के बाद से यह किताब फिर कभी किसी को दिखाई नहीं दी। आज तक किसी को नहीं पता कि सोबेक की किताब कहाँ है या किसके पास है। राहुल के हाथ से मोबाइल लगभग गिर ही गया। धीरे धीरे उसने अपनी नजर उठाई अलमारी की तरफ। कमरा शांत था, लेकिन अब उसे साफ महसूस हो रहा था जैसे अलमारी के अंदर कुछ जाग रहा हो, कुछ जो हजारों साल से अंधेरे में बंद था। और अब उसने अपना नया मालिक ढूंढ लिया था। राहुल बुरी तरह डर चुका था।
उसने फैसला किया कि इस मुसीबत से छुटकारा पाने का सिर्फ एक ही तरीका है, किताब से हमेशा के लिए पीछा छुड़ाना। कांपते हाथों से उसने किताब को कपड़े में लपेटा, अपने बैग में डाला और होटल से बाहर निकल गया। होटल से थोड़ी दूर उसे एक सुनसान वीरान जगह मिली। उसने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। उसने बैग से किताब निकाली और उसे जोर से दूर झाड़ियों की तरफ फेंक दिया। किताब मिट्टी में गिरकर आधी धंस गई। राहुल बिना पीछे देखे तेज कदमों से वापस होटल की ओर भागा। कमरे में पहुंचते ही उसने राहत की सांस ली। अब सब खत्म, मुसीबत टल गई। लेकिन राहुल को नहीं पता था, शाप से भागा नहीं जा सकता। वो किताब इतनी आसानी से उसका पीछा छोड़ने वाली नहीं थी, क्योंकि उस किताब के बारे में कहा गया था, जो व्यक्ति इसे खोलता है उस पर इसकी शक्तियां हावी होने लगती हैं और फिर यह किताब उसे कभी नहीं छोड़ती। राहुल ने खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश की। उसने सोचा, अब दोस्तों के साथ बाहर घूमना चाहिए, दिमाग भी ठीक हो जाएगा। वह कपड़े बदलने के लिए अलमारी की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने अलमारी खोली, उसका दिल सीने में जैसे जम गया। अलमारी के अंदर सामने वही किताब रखी थी, वही कपड़ा, वही धूल, वही ठंडी भारी मौजूदगी। जो किताब वह कुछ देर पहले होटल से दूर फेंक कर आया था, वो अब फिर से उसकी अलमारी में रखी थी। राहुल के मुंह से आवाज ही नहीं निकली। उसने झटके से अलमारी बंद कर दी। उसके हाथ कांप रहे थे, दिमाग सुन्न पड़ गया था। ये वापस कैसे आ गई? उसकी सांसें तेज हो गई, उसे चक्कर आने लगे। कमरा हल्का हल्का घूमता महसूस हुआ, सिर भारी, आंखें बोझिल, जैसे किसी ने उसके शरीर की ताकत खींच ली हो। वह लड़खड़ाता हुआ बिस्तर तक पहुंचा और लेटते ही उसे गहरी बेहोशी जैसी नींद आ गई। शाम को दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। थक थक थक। काफी देर बाद राहुल की नींद खुली। वह सुस्ती में उठा और दरवाजा खोला। बाहर उसके दोस्त खड़े थे। दीपक ने झुंझलाकर कहा, राहुल, दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगा दी? हम कब से दरवाजा पीट रहे हैं। राहुल ने धीमी आवाज में कहा, मैं सो रहा था। तीनों दोस्त अंदर आए और अचानक चुप हो गए। राहुल का चेहरा बदला हुआ लग रहा था। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे बन गए थे। चेहरा पीला, आंखें थकी हुई और उनमें एक अजीब सी खालीपन भरी चमक थी। जैसे वह सिर्फ थका नहीं था, जैसे उसके अंदर कुछ और भी जाग गया हो। दीपक ने राहुल के चेहरे को ध्यान से देखा। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। अरे राहुल, ये तेरा चेहरा इतना अजीब क्यों लग रहा है? इतना पीला क्यों पड़ गया है? और ये आंखों के नीचे काले घेरे, तबीयत ठीक है ना तेरी? राहुल कुछ पल चुप खड़ा रहा। उसका गला सूख रहा था। वो सब कुछ बता देना चाहता था। उस किताब के बारे में, उसके लौट आने के बारे में, उस डर के बारे में जो उसके अंदर बैठ चुका था। उसने मुंह खोला, दीपक, वो किताब, लेकिन शब्द गले में ही अटक गए। आवाज बाहर ही नहीं आई। राहुल ने गला साफ किया, फिर से कोशिश की, वो जो किताब। इस बार उसकी सांस अटक गई। सीने पर जैसे अदृश्य वजन रख दिया गया हो। उसकी आंखें डर से फैल गईं। उसे साफ महसूस हुआ, कोई उसे बोलने नहीं दे रहा था, जैसे किसी ने उसके गले को अंदर से जकड़ लिया हो। उसके कानों में एक बहुत धीमी, फुसफुसाती हुई आवाज गूंजी, इसके बारे में किसी को मत बताओ। राहुल का शरीर ठंडा पड़ गया। दीपक ने उसका कंधा हिलाया, अरे बोल ना, क्या हुआ है तुझे? राहुल ने पूरी ताकत लगाकर बोलने की कोशिश की, पर हर बार जब वह किताब शब्द बोलना चाहता, उसकी आवाज गायब हो जाती, जैसे वो शब्द उसके लिए मना हो। कमरे की हवा भारी होने लगी। पंखा चल रहा था, फिर भी राहुल को घुटन महसूस हो रही थी। उसके माथे पर पसीना आ गया। फिर अचानक सब सामान्य हो गया। सीने का दबाव हट गया और राहुल के मुंह से शब्द निकल गए, मैं ठीक हूं। इस बार उसकी आवाज साफ थी, सामान्य। दीपक को भी एक पल के लिए अजीब लगा। दीपक ने राहुल की आंखों में झांकते हुए धीरे से पूछा, क्या हुआ? तुम कुछ कहना चाहते थे ना? राहुल एक पल के लिए जड़ हो गया। उसके दिमाग में सब कुछ घूम रहा था, वो किताब, उसकी लौटती परछाई, वो आवाज। लेकिन उसके होंठों पर एक अजीब बनावटी मुस्कान आ गई। वो कुछ नहीं, राहुल बोला, सब ठीक है, तुम लोग चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूं। उसकी आवाज सामान्य थी,
बहुत सामान्य, इतनी सामान्य कि जैसे वो खुद नहीं बोल रहा हो। दीपक को थोड़ी तसल्ली तो हुई, लेकिन उसकी नजरें अब भी राहुल के चेहरे पर टिकी थीं। राहुल की त्वचा पीली पड़ चुकी थी, आंखों के नीचे काले गहरे साए थे, और उसकी आंखें वो वैसी नहीं थीं जैसी पहले हुआ करती थीं, जैसे वो किसी और चीज को देख रही हो, कुछ ऐसा जो कमरे में मौजूद ही नहीं था। दीपक ने मन ही मन सोचा, शायद यहाँ की हवा पानी इसे सूट नहीं कर रहे, इसी वजह से तबीयत खराब लग रही है। उसने बात वहीं खत्म कर दी, लेकिन उसे क्या पता था, राहुल की तबीयत नहीं, उस पर किसी और का असर शुरू हो चुका था। कमरे के कोने में रखी अलमारी के अंदर कुछ बहुत हल्की सी खरखराहट हुई, जैसे पुराने गीले पन्ने धीरे धीरे अपने आप पलट रहे हों। राहुल की मुस्कान एक पल के लिए और चौड़ी हो गई, बिना वजह।